हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिड्यूअल पार्ट। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो ये क्या है, डिस्क है, ओरिजिनल डिस्क जिसका रेडियस क्या है, आर है। अब इसमें से क्या किया गया है, एक स्मॉलर डिस्क जिसका रेडियस क्या है, बी है, उसको कट करके क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि जो रिमेनिंग सिस्टम है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस रेसिड्यूअल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास आप बताइए कि कहां लाई करेगा। ठीक है, तो यहां भी आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, LOS ढूंढना। तो दिस इज नथिंग बट द LOS, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास का जो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, बाई मिस्टेक से वो क्या हो जाएगा, 0। z कोऑर्डिनेट जो होगा सिस्टम का वो 0 हो जाएगा। और यहां हम लिख सकते हैं XCOM इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस क्या हो जाएगा, A2। यही है ना? ठीक है, अब यहां देखो A1 क्या होगा, A1 क्या है, एरिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क। तो ओरिजिनल डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई A स्क्वायर। A2 क्या है, एरिया ऑफ रिमूवल डिस्क, क्या हो जाएगा, पाई B स्क्वायर। उसी तरह x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क 0। y1 भी क्या होगा, 0 होगा। x2 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ y1 लिखना चाहिए मुझे, y1 इज 0। x1 क्या होगा, x1 इज इक्वल टू, देखो इस ये जो रिमूवल डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास यहां से क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, c है। तो हम क्या लिखेंगे, x2 is equal to c, again y2 is equal to क्या होगा, 0। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है यार, केवल x कोऑर्डिनेट। अब फॉर्मूला इसमें वैल्यू रखो, तो XCOM is equal to क्या हो जाएगा, A1, तो पाई A स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 0 माइनस पाई B स्क्वायर इंटू C डिवाइडेड बाई पाई B स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पाई A स्क्वायर। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं XCOM इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, लिख सकते हैं पाई B स्क्वायर माइनस पाई B स्क्वायर अपॉन C इंटू पाई इंटू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर A माइनस A स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, यहाँ या B स्क्वायर C अपॉन B स्क्वायर माइनस क्या हो गया, A स्क्वायर। हमेशा देखो, तो यदि ये डिस्क नहीं हटाया जाता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, इधर। जब रिमूव कर लिए तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास किधर हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास। ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे, जो सेकंड टाइप है, उसके बारे में हम अभी देखते हैं। अगला जो टाइप क्या था कि कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3D रेसिड्यूअल ऑब्जेक्ट। कैलकुलेशन of center of mass of 3D residual object। ठीक है, क्या है, 3D रेसिड्यूअल ऑब्जेक्ट। 3D में अब देखो ये क्या है, मान लो कि ये क्या है, आप समझने के लिए मान लो कि एक स्फीयर है, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्या है, ये स्फीयर है, इसमें से एक छोटा स्फीयर क्या किया गया है, कट कर लिया गया है। यहां से एक छोटा स्फीयर क्या है, कट करके रिमूव कर दिया गया। अगेन इसको देखो, यही क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होगा। इसको हम ऐसे शायद सोच सकते हैं, देखो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू, एक हमने क्या किया, एक ओरिजिनल डिस्क कंसीडर है, सॉरी स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, 3D है इसलिए ये भी क्या है, एक सॉलिड, एक स्फीयर है। या हमने क्या किया, एक ए स्फीयर हो गया जिसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। ठीक है, क्या है, वॉल्यूम V1, इसका मास क्या, मान लो M1, इसका डेंसिटी क्या होगा, रो हो जाएगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसका रेडियस कुछ होगा। अब यदि हम क्या करें, यहां इसके सिमेट्रिकल एक छोटा डिस्क
सॉरी डिस्क नहीं, स्फीयर, ये रिमूवेबल स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास क्या मान लें, m2 मान लें। अब देखो दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये वाला फिगर मिल जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या है, V2 है, अगेन डेंसिटी तो सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जहां हमने प्लस m2 हमने लिखा था वहां हम क्या लिखेंगे, माइनस m2 लिख सकते हैं। आप देखो इसका सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिख डालो, इसका सेंटर ऑफ मास लिख डालो, और फिर आसानी से तो हम बोल सकते हैं कि देखो XCOM इज इक्वल टू क्या होगा, m1 x1 माइनस क्या होगा, m2 x2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, m1 माइनस m2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू v लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं देखो v1 x1 माइनस क्या होगा, v2 x2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, v1 माइनस v2। YCOM लिखोगे तो क्या लिखोगे, m1 अगेन क्या लिखोगे, y1 माइनस m2 y2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, m1 माइनस m2। तो यहां भी हम लिख सकते हैं v1 y1 माइनस v2 y2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2, ठीक है। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, ZCOM भी लिख सकते हो। तो ZCOM क्या लिखेंगे यार, ZCOM इज इक्वल टू अगेन m1 Z1 माइनस क्या होगा, m2 Z2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, m1 माइनस m2। और यहाँ आप वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, देखो v1 Z1 माइनस v2 Z2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, v1 माइनस v2। ये तुमको क्या मिल जाएगा, ZCOM मिल जाएगा। देखो अब ये आपको रिजल्ट क्या है, अगेन देखो क्या है, v1 क्या है मैं लिख देता हूं, वेयर v1 क्या लिखना है, देखो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। v2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिमूवल ऑब्जेक्ट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट आप क्या है, y कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 इस सब तुम x1 x2 y1 y2 x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट आप क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये x1 हो गया, ये y1 और ये क्या होगा z1, ठीक है। इसका अगेन सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x2 y2 क्या होगा z2। उसके बाद वैल्यू रखते जाना है और आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। तो आइए अब इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यहाँ क्या याद रखना है, x1 v1 माइनस x2 v2 अपॉन क्या होगा, v1 माइनस v2। बस यही फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, y1 v1 माइनस y2 v2 अपॉन v1 माइनस v2। उसके बाद क्या है, z1 v1 माइनस z2 v2 अपॉन v1 माइनस v2, ठीक है। तो जैसे हम एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, देखो क्या है न्यूमेरिकल्स। एक हेमीस्फीयर है, सॉरी एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब यहां से क्या किया गया है, देखो ये सॉलिड स्फीयर है, यहां से एक आपको भी मालूम है r/2 मालूम नहीं है आपको, r/2 रेडियस का एक हेमीस्फीयर क्या किया गया है, निकाल लिया गया है, ठीक है। ये r/2 रेडियस का एक हेमीस्फीयर क्या है, बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। समझ में आया, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, तो इफ क्या होगा, इफ हेमीस्फीयर, इफ ए हेमीस्फीयर ऑफ r/2 रेडियस is removed, then क्या होगा, then find center of mass of residual sphere, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तुमको देख लेना है, यदि ये स्फीयर नहीं रिमूव करते
तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है यार, कहाँ बताओ, कहाँ लाई करता, यही लाई करता ना यार। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या ओरिजिन से इधर, ये ओरिजिन है, देखो यही क्या है, एक्स एक्सिस हो गया और क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब तुम ये नहीं बोल सकते सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास इधर कहीं लाई करेगा यार, समझ में आया ना, ठीक है। तो यहां देखोगे इस केस में क्या लिखेंगे, पहले हम चलो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल V1 लिखो, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रिमूवल स्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई इंटू क्या हो जाएगा r क्यूब अपॉन 8, यही होगा। तो ये कितना V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, अरे V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इन अपॉन 16 लिख सकते हैं, आई मीन क्या हो जाएगा V1 अपॉन क्या हो जाएगा 16, सही है, अरे सही है क्या। तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, चलो उसी तरह x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, अरे इस ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास देखोगे तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यार r/2 x2 और y COM बताया हूं यार, क्या होगा माइनस, सॉरी y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3r बाई क्या होता है 8 होता है, बताया था क्या। तो यहाँ 3r, तो r बाई क्या लेंगे 2, आई मीन कितना हो जाएगा 3r अपॉन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 0 हो जाएगा। अब हमने x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिख दिया, वॉल्यूम लिख डाला, तो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं XCOM इज इक्वल टू क्या होगा बताओ V1 x1 माइनस V2 x2 अपॉन क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, ये कितना हो जाएगा देखो माइनस V2 x2 कितना है r बाई क्या है 2 डिवाइडेड बाई क्या है V1 माइनस V1 अपॉन 16, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, तो देखो XCOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस V1 अपॉन 16 इंटू r/2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 15 V1 अपॉन 16, ये 6 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा देखो XCOM इज इक्वल टू माइनस r अपॉन क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। YCOM बताओ यार, YCOM इज इक्वल टू क्या होगा, देखो Y सेंटर ऑफ मास किधर होगा ऊपर जाएगा या नीचे, नीचे आ जाएगा यार, क्या यदि ये नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होता ना यार, अब ऊपर से मास रिमूव कर लिए तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अब V1 y1 माइनस क्या हो जाएगा V2 y2 डिवाइडेड बाई क्या होगा V1 माइनस V2, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस क्या लिखेंगे 3r अपॉन 8 इंटू V1 अपॉन 16 डिवाइडेड बाई 15 V1 अपॉन क्या हो जाएगा 16, कैंसिल हो गया, तो YCOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ क्या होगा, अरे माइनस r अपॉन 40, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस, इसका मतलब क्या है इधर कहीं, ठीक है, इधर इधर क्या होगा सेंटर ऑफ मास सिस्टम का लाई करेगा, ठीक है, समझ में आया ना, 15 ही होगा ना यार r/2, ये हमने r माना r/2 ही होगा ना सेंटर ऑफ मास, तो r/15 होना चाहिए, है ना। ओह ठीक है, जाने दो, समझ में आई बात, कोई डाउट नहीं है ना, ये r/18 ही होगा, ठीक है, r/2, इसका रेडियस हमने r माना, इसका r/2 हमने ये तो लिया है ना ये, हाँ XCM r/2, YCM कितना हो जाएगा 3/8 r/2, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। अब आपको इस पे क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है, प्रैक्टिस जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्या होगा तुम्हारा ये
अब तुम बोल रहे अभी तो हमने 2 पार्ट निकाला यार, 3 पार्ट कैलकुलेट करते तो कैसे सॉल्व करते यार, 3 पार्ट निकाल लेते तो जो पार्ट हम निकाल रहे हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे देखो यहाँ मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ तुमको, ठीक है, कि तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम आते हैं, एक स्फीयर है, ठीक है, एक यहाँ r/4 रेडियस का, ठीक है, सॉरी r/4 रेडियस, आई मीन इसका जो रेडियस है वो क्या है, r/4 मान लेते हैं, और इसका भी रेडियस जो है वो क्या है, r/4 मान लेते हैं। ये तुम्हारा टोटल जो रेडियस है क्या है, r दिया, ठीक है। अब 2 यहाँ स्फीयर को हमने क्या किया है, कट करके निकाल। तुम बोले कि सर आपने तो 2 का ही बताया, तीसरा होगा तो हम क्या क्वेश्चन छोड़ देंगे, छोड़ देना यार, तुम लोग छोड़ना होगा तो नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर सकते, इससे अलग कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तुम कोई भी बुक देख लेना, ठीक है। अब यहाँ हमने 2 स्फीयर r/4 रेडियस का क्या किया है, कट करके निकाल दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई फाइंड क्या होगा सेंटर, तो देखो बाई सिमेट्री तुम देख सकते हो, सेंटर ऑफ मास होगा आई थिंक शायद इधर कहीं लाई करेगा, ये तुम देख सकते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री देख सकते हो, शायद ये होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा यार, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देखो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्स, जितने पार्ट्स क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उन सब का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकल करके क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, समझ में आया। यहाँ देखो अगेन हम लिखें, यहाँ फाइंड क्या लिखेंगे, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिड्यूअल स्फीयर, बेसिकली, ठीक है। तो देखो यहाँ पहले हम V1 लिख लें, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, 4/3 पाई r क्यूब, x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, V2 देखो, V2 इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 64, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तुम यहां बता सकते हो कि V1 बाई क्या हो जाएगा, 64, V3 इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 64, तो ये कितना हो जाएगा, V1 अपॉन क्या हो जाएगा, 64, ठीक है। अब देखो x2 लिखे, x2 का क्या होगा बताओ, x2 0 हो गया यार, 0, y2 क्या हो जाएगा बताओ, ये r/4 है, ये कितना हो जाएगा, 3r/4, सही लिखा क्या है, टोटल r है, ये 3r/4 ही होगा ना यार। उसी तरह x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3r/ क्या हो जाएगा 4, और y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला यूज करना है, पहले फार्मूला बताओ, देखो XCOM इज इक्वल टू क्या होगा, V1 x1 माइनस V2 x2 माइनस V3 x3 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2 माइनस V3, ठीक है, यही है ना, वैल्यू रख दो यार। तो देखो तो V1 इंटू 0 माइनस V2 इंटू 0 माइनस V3 इंटू क्या हो जाएगा, R 3r/4 डिवाइडेड बाई V1 माइनस, अब क्या होगा, V1 अपॉन 64 प्लस V1 अपॉन 64, सही है। अरे V1 देखो यहाँ V2 V3 का वैल्यू यहाँ तुम देख सकते हो, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3r/4 इंटू V1 अपॉन 64 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये आई मीन 31 V1 अपॉन क्या हो जाएगा, नहीं ऐसे हम लिख सकते हैं, ये क्या है 64 लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या लिखे हैं, 62 V1 अपॉन क्या हो जाएगा, 64, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस 3r/4 इंटू क्या होगा, 62, सही है। तो माइनस 3r/,
ए एक्स सी ओ एम मालूम चल गया। एक्स कोऑर्डिनेट तो निगेटिव होगा, ये तुमको मालूम है। वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, निगेटिव होगा यार, तो इधर कहीं क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, केवल जितने पार्ट्स हैं रिमूव कर रहे हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख लो, सबका एक्स कोऑर्डिनेट, रिमूवल पार्ट का केवल एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को क्या करो, माइनस के साथ लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो वाई सी ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा अगेन, v1 y1 माइनस v2 y2 माइनस v3 y3 डिवाइडेड बाई क्या होगा, v1 माइनस v1 v2 माइनस v3, वैल्यू रखो 0 माइनस v2 कितना हो जाएगा, v1 अपॉन 64 इंटू 3r/4, ये क्या हो जाएगा v3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, v1 माइनस v1 अपॉन 64 माइनस v1 अपॉन 64, ठीक है। तो शायद उतने ही आएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3r, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 3r अपॉन 62 इंटू क्या हो जाएगा 4, आई मीन क्या हो जाएगा माइनस 3r अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ वाई सी ओ एम कितना मिल गया, वाई सी ओ एम इज इक्वल टू माइनस 3r अपॉन क्या हो जाएगा 248, एक्स कोऑर्डिनेट भी इतना है, इसका मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, इधर कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, रेसिड्यूअल पार्ट का क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, ठीक है। और भी इस पे हम प्रॉब्लम देखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा और भी हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के हम बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही है सेंटर ऑफ मास, और भी इसमें हम कि सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, तो जिधर से हम मास निकाल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये क्या होगा, सिस्टम। देखो क्या है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये कोई सिस्टम है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल करके क्या है, बना हुआ है, क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। यहाँ हमने x कोऑर्डिनेट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये क्या हुआ, z एक्सिस हुआ, ठीक है। ये m1 है, m2, m3 और डैश डैश हमने mn मान लिया। इसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, इसका पोजीशन ये r1 हो गया, ये दिस इज नथिंग बट द r2, ये सॉरी r2 वेक्टर, दिस इज क्या हो गया r3, एंड दिस इज नथिंग बट द rn। इसका अगेन कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2 z2, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x3 y3 z3, इसका xn yn zn, ठीक है। देख लेना ये सिस्टम है, ठीक है। जल्दी से फटाफट बोलना, XCOM RCOM लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखो RCOM का फॉर्मूला लिखो, ये y एक्सिस हो गया, और तो RCOM बताया था यार, बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा। अब मैं डिराइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, M1 R1 प्लस क्या होगा M2 R2 प्लस क्या होगा M3 R3 प्लस प्लस Mn Rn, ठीक है। इधर कहीं सेंटर ऑफ मास इसका लाई करेगा, ठीक है। यहाँ इसको तुम RCOM से दिखा दो, ठीक है। इसका यदि x कोऑर्डिनेट क्या हो XCOM हो, YCOM हो y कोऑर्डिनेट, और z कोऑर्डिनेट क्या हो ZCM, ठीक है। इसकी भी जरूरत है। अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, कोई डाउट नहीं है, यही होगा। इसको अब क्या करोगे एक बार, ठीक है। यहां देखो, यहां से इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। XCOM कोई पूछे तो क्या लिखोगे, बताओ जल्दी, क्या लिखोगे, XCOM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस क्या होगा M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस Mn xn डिवाइडेड बाई
क्या होगा, टोटल मास। ठीक है, उसी तरह YCOM इज इक्वल टू क्या होगा, M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस Mn YN डिवाइडेड बाई क्या होगा, M। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, ZCOM लिख लो, ZCOM इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यार, देखो तो M1Z1 प्लस M2Z2 प्लस क्या लिखेंगे, MNZN डिवाइडेड बाई क्या होगा, M। अब मुझे क्या करना है कि देखो, अब इसको आप जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, देखो तो जब सेंटर ऑफ मास को लिखोगे तो देखो यहां से ध्यान से क्या होगा, यहां से हम मोमेंटम भी लिखेंगे, बहुत सारे पॉइंट लिखना है अपने को। तो ये सिस्टम है, सिस्टम का हमने सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो लिख दिया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया और जेड कोऑर्डिनेट। अब नाउ यदि मैं हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट देखो तो D ऑफ RCOM अपॉन DT इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/m। ठीक है, समझ में आया। D ऑफ क्या लिख सकते हैं, M1R1 प्लस क्या लिखेंगे, M2R2 प्लस MNRN DT। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, VCOM। अरे यही होगा ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको लिखो 1/m। इसको क्या लिखोगे, देखो तो M1 dR1 अपॉन DT प्लस क्या होगा, M2 dR2 अपॉन क्या हो जाएगा, DT प्लस एक बार और डिफरेंशिएट करो तो M3 डिफरेंशिएट एक बार नहीं, बाद में करते हैं, DT प्लस क्या हो जाएगा, MN D ऑफ RN DT। ठीक है, तो VCOM लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1/m। देखो तो ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, M1 V1 प्लस क्या लिखेंगे, M2 V2 प्लस क्या लिखेंगे, M3 V3 प्लस क्या होगा, प्लस MN क्या होगा, VN। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपसे कोई पूछे, देखो कितना ये हुआ। देखो ये क्या है, M1 V1 मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल मास। तो इसको हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, VCOM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सिग्मा M1 V1, ठीक है, MI क्या होगा, VI, I इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम, टोटल मास। तो ये आपको याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ से तुमको रिजल्ट मिलेगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, MI VI, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 एंड M4 V4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से एक पॉइंट हम और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। यहां से भी हम लिख सकते हैं, देखो यहां से कि हम अब मास को इधर लिख दो, देखो तो क्या लिख सकते हो, M VCOM इज इक्वल टू क्या होगा, M1 V1 प्लस क्या होगा, M2 V2 प्लस MN VN, यही होगा। देखो ये क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M VCOM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल। तो यहां से ये मालूम चल गया कि टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा। देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, एक तो ऐसे लिख सकते हैं
नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, नेट या टोटल, ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का ही लीनियर मोमेंटम हुआ ना, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो सिग्मा क्या लिखेंगे, पी आई, ठीक है, आई इक्वल टू क्या होगा 1 to n, इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये याद रखना है। तो सिस्टम का यदि लीनियर मोमेंटम लिखना है तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम नहीं लिख करके हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोमेंटम होगा वही लिख दें। सेंटर ऑफ मास ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ सिस्टम, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो दो तरीका है लिखने का, एक तो तुम ऐसे इंडिविजुअल का मोमेंटम लिख करके वेक्टर ऐड करो, और दूसरा है कि बेटर क्या है कि मास इनटू वेलोसिटी अब क्या करें हम, सेंटर ऑफ मास लिख डालें, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, टोटल मोमेंटम, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा पी आई इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, डायरेक्ट। तो यदि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम का मोमेंटम लिखना है, किसी बॉडी का मोमेंटम लिखना है, तो आपसे कोई पूछे कि उसका मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या याद रखना है, समझ में आना कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम मींस क्या, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ द सिस्टम इनटू इट्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और भी हम आएंगे इस पे, बहुत अच्छा प्रॉब्लम करेंगे कल, आज के क्लास में तो नहीं हो पाएगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम है एचसी वर्मा में दिया हुआ है। अभी जब मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ा लेता हूं उसके बाद तुम खुद से एचसी वर्मा का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया तुम लोगों को, तो ये याद रखना है कि सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब हम इसको एक बार इसको इक्वेशन 2 लिख दें, तो नाउ लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम टू, देखो हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एम वी सी ओ एम डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ पी वन डी, ठीक है, डी टी पी वन प्लस क्या हो जाएगा, पी टू प्लस पी एन, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एम डी ऑफ क्या लिखेंगे, वी सी ओ एम डी टी इज इक्वल टू, इसको भी हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, तुम बता सकते हो, अरे ये क्या होगा बता सकते हो तुम लोग, चलो डी ऑफ क्या लिखेंगे, पहले अलग अलग नहीं एक साथ देखते हैं, P1 प्लस क्या हो जाएगा, डी ऑफ P2 प्लस क्या हो जाएगा, डी ऑफ P3 प्लस डी ऑफ क्या होगा, Pn dt। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे तुम, देखो कैसे हम लिखेंगे, m इंटू, अरे p को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, तो लिख सकते हैं डी वी वन डी टी प्लस क्या हो जाएगा, m2 डी वी टू डी टी प्लस क्या हो जाएगा, m3 डी वी थ्री डी टी प्लस, ठीक है। तो dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है, तो देखो ये हम लिख सकते हैं m1 a1 प्लस क्या लिखोगे, m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस क्या लिखोगे, mn
an डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, सॉरी डिवाइड अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक यहां से क्या मिल जाएगा तुमको, m इंटू ACOM। यहां से हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, m1A1 प्लस क्या होगा m2A2 प्लस m3A3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा mn डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टोटल मास। यही तुमको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ क्या मिला, सेंटर ऑफ मास। अब यहां से तुम देख सकते हो रेट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो टोटल, यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको टोटल मोमेंटम लिख सकते हैं। देखो इसको यहां से इसको इक्वेशन तुम 3 लिख डालो, तो सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तुमको सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा, या तो दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ध्यान से, एक तो ये रिजल्ट हुआ, अब ये याद कर जाना है, ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं इस पे वेक्टर के साथ रखेंगे, ठीक है। अब हम ये भी लिख सकते हैं, देखो यहां से हम आ रहे हैं, यहां से नाउ समझ में आया ना, तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी एक स्टेप और हम देख लें कि देखो ये क्या हो जाएगा, m dVCOM dt इज इक्वल टू क्या होगा, d dt इंटू P1 प्लस क्या हो जाएगा, P2 प्लस क्या हो जाएगा, P3 प्लस प्लस Pn, यही होता है ना यार। इसको हम टोटल मोमेंटम लिख सकते हैं, देखो m ACOM यही होगा इज इक्वल टू dP टोटल अपॉन dt, और न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार क्या होता है, क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, यही होता है क्या, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट सिग्मा एक्सटर्नल, सिग्मा का मतलब क्या हुआ, टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो अब यदि तुमको किसी बॉडी के लिए ये लिखना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे हम कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कहां से कैलकुलेट करेंगे, यहां से। तो ये दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, टोटल मास, या टोटल मास, दिस इज क्या हुआ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब सिस्टम समझ में आया बात, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहां से हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम का भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे आप कैसे प्रॉब्लम, समझ में आया ना, तो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन क्या होगा, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल मास इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जैसे एक तो ये, इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, तो जब भी क्या करना है आप तुमको सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है सिस्टम पे, तो कैसे लिखोगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। अब इस पे हमको इस पे न्यूमेरिकल करना है, जो जनरली क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और तुम इससे सॉल्व भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, दो न्यूमेरिकल्स मैं बताता हूं, फिर इस पे कल न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। या कल काका कितना टाइम हुआ, 40 मिनट हो गया, ठीक है। चलो इस पे हम कल न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस पे, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि टाइम लेक्चर ज़्यादा ड्यूरेशन का हो जाएगा तो तुमको फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।